हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की सेकंड वीडियो के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जो बताया था उसमें जियोमॉर्फोलॉजी विकास के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी संकल्पनाओं का विकास हुआ। तो अब हम बोल सकते हैं इसे भू आकृति विज्ञान की संकल्पनाएं। अगर हम संकल्पनाओं की बात करें तो इसमें सबसे जो मुख्य संकल्पना है, इसमें सबसे जो मुख्य नाम आता है वो आता है थार्नवरी का। थार्नवरी महोदय ने इस संकल्पना पर विशेष विचार दिया था और इस संकल्पना को वैज्ञानिक स्वरूप दिया था। वैज्ञानिक स्वरूप जो दिया था वो थार्नवरी महोदय ने दिया। और अगर हम संकल्पनाओं की बात करें तो जिसमें सबसे नंबर एक पे आती है संकल्पना, वो है वर्तमान में जो भौतिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक काल में कार्यरत थे। ठीक है, इसका मतलब है जो भौतिक क्रियाएं जो पहले होती थी वो ही भौतिक क्रियाएं वर्तमान समय में भी हो रही हैं। और अगर हम इसको बात करें कि आधुनिक भूगोलवेत्ताओं में, इसमें जो मुख्य भूगोलवेत्ताओं ने काम किया था वो थे जॉन प्लेफेयर। ये जॉन जो प्लेफेयर थे, इन्होंने जो है इस वैज्ञानिक विचारधारा को स्वरूप दिया। अगर तुम्हें पिछले वीडियो की याद हो तो मैंने बताया था कि एक रूपतावाद किसने दिया था? जो एक रूपतावाद सिद्धांत दिया था वो दिया था डटन ने। और डटन के विचारों को जॉन प्लेफेयर ने वैज्ञानिक स्वरूप दिया। यानी इन्होंने जो हटन ने जो अपने विचार रखे थे, उस विचार में जो वैज्ञानिक आधार रखा था वो था जॉन प्लेफेयर ने। ठीक है, इसमें उन्होंने किस चीज़ को जोड़ा था कि उन्होंने ये कहा कि वर्तमान की तरह भूतकाल में भी सभी कार्य होते थे। यानी जो भी कुछ एक रूपतावाद है, जो कुछ वर्तमान में हो रहा है वो भी भूत में भी क्रियाशील था। इसको हम बोल सकते हैं भूत में भी क्रियाशील था, यानी कि जो प्रेजेंट में है वही पास्ट में था। और वही क्रम, बस अंतर क्या था कि जो भी कुछ हो रहा था उसमें कुछ अंतर हो सकता है, इतना ज़रूर था, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जलवायु परिवर्तन जैसे कौन कौन सी बातें आती थी। जैसे जलवायु परिवर्तन पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, अपर्दन प्रक्रम यानी कि अपर्दन का क्रम। जलवायु परिवर्तन होता है तो अपर्दन की क्रिया भी होती ही है। और अपर्दन क्रिया होने से कारण जो मुख्य रूप से बस अंतर क्या आता है कि अपर्दन की जो क्रम है उसकी तीव्रता में अंतर आता है। ठीक है, यानी जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं उनकी तीव्रता में अंतर आता है, इससे अधिक कोई अंतर नहीं आता। जैसे अब इनकी तीव्रता में अंतर आने का कारण क्या है कि जो अंतर आने का मुख्य कारण है वो है चट्टानी संरचना, कि चट्टान की संरचना कैसी है। जैसे कि अगर चट्टानें जो है आग्नेय है तो अपर्दन कैसा होगा? धीमा। और अगर अपसादी है तो अपर्दन तीव्र होगा। या सिंपल कह सकते हैं कि चट्टानें अगर मुलायम हैं तो अपर्दन क्रिया तीव्र होती है, चट्टानें अगर कमज़ोर हैं तो अपर्दन क्रिया जो है धीमी होती है।
ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं कि चट्टानों में जो अंतर आता है, वो तीव्रता में जो अंतर का आता है, वो मुख्य रूप से किस कारण से आता है? चट्टानों के आकार के आधार पर। दूसरे आता है हमारा भूगर्भिक, इसको हम नियम कार्य थे उसमें हम ये पहला जो लिखा है इसको हम सिंपल अगर बोलें तो इसको बोल सकते हैं भूगर्भिक प्रक्रम का नियम। भूगर्भिक प्रक्रम का नियम, ठीक है। इसको मैं बाद में लिखती हूँ, सेकंड में डाल देती हूँ इसे, ठीक है। दूसरा जो नियम था वो था भूगर्भिक प्रक्रम का नियम। अगर हम भूगर्भिक प्रक्रम के नियम की बात करें तो इसमें जो आता है कि वर्तमान व इतिहास में सभी जगह समान, जो मैंने तीव्रता अंतर बताया था यही चीज़ यहाँ आती है कि तीव्रता में अंतर था लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं था, ठीक है। अब हम इसको दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में आता है स्थल रूपों का विकास। स्थल रूपों का विकास, जो स्थल रूपों का विकास है वो किस क्लास है? भूगर्भिक संरचना द्वारा नियंत्रित। भूगर्भिक संरचना द्वारा नियंत्रित, यानी जितना जो हमारा भूगर्भिक संरचना का नियंत्रित होता है कौन सा? स्थल का विकास। जैसी हमारी संरचना होंगी वैसा ही हमारा भूगर्भिक जो है परिवर्तन होते रहेंगे। यानी स्थल रूपों में भूगर्भिक संरचना द्वारा नियंत्रित चट्टानों की जो स्थिति है, इसमें भी लगभग वही चीजें आती हैं कि चट्टानों की जो स्थिति है यही प्रक्रिया और संरचना निर्धारित करती है। चट्टान जैसी होंगी वैसी उसकी प्रक्रिया होगी आगे कार्य होने की, और वैसी ही उसकी से संरचनाओं का निर्माण होगा, ठीक है। ब्राउन जो अगर मैं सिंपल कहूँ तो स्थल रूपों के निर्माण में, स्थल रूपों के निर्माण में या विकास में संरचना का स्थान, निर्माण में या विकास में किसका स्थान है? संरचना का, संरचना का स्थान रहता है, ठीक है। और ये जो संरचना के पहलू सम्मिलित, तो ये संरचना के बारे में किसने बताया था? ये बताया था ब्राउन महोदय ने। ब्राउन महोदय ने संरचना के स्थान के बारे में, संरचना की स्थलाकृतियों के बारे में बताया था, ठीक है। अब उन्होंने जो ब्राउन महोदय हैं उन्होंने क्या बताया था? अगर मैं बात करूं ब्राउन महोदय की तो ब्राउन महोदय ने ये बताया था कि चट्टानों की प्रकृति कैसी है, ये अनुसार लिख सकते हैं इसको हम, ब्राउन महोदय के अनुसार। इसमें सबसे पहले क्या आता है कि चट्टान की प्रकृति कैसी है। प्रकृति में वही चीज़ आती है कि इसकी संरचना कैसी है, चट्टान की प्रकृति कैसी है, या फिर दूसरा चट्टानों में स्तरों की व्यवस्था। चट्टानों में स्तरों यानी कि कैसी लेवल पाए जाते हैं, स्तरों की व्यवस्था तथा स्थिति, यानी उसकी स्थिति कैसी है, चट्टानें कैसी स्थिति में मिलती हैं, कठोर हैं, मुलायम हैं, लंबवत हैं, क्षैतिज हैं, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तीसरा जो आता है वो आता है चट्टानों की विशेषता, कि चट्टानों की क्या विशेषता है। अगर हम चट्टानों की विशेषताओं की बात करें तो चट्टानों में यांत्रिक, रासायनिक कैसी है, यानी यांत्रिक है, रासायनिक क्रिया से निर्मित है, जैसे पता है ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ये सब रासायनिक क्रियाएं होती हैं, आगे टॉपिक आएगा जब और समझाऊंगी, ठीक है। उसका संगठन कैसा है, साथ में इसकी जो है पारगम्यता कितनी है, यानी कि वो उसमें सोखने की क्षमता कितनी है,
क्योंकि मॉइस्चर नमी को सहन कर जितना सोखते हैं उतनी अधिक संभावनाएं बढ़ती हैं। और साथ में पारगम में है या अपारगम में है या फिर संधि प्रारूप है, यानी कि इसमें जोड़ पाए जाते हैं। अगर संधि होगा तो उसमें पारगम में होगा ही कि मॉइस्चर जो है या नमी आराम से जा सकती है। अब इन सब विषयों में किसने बात की थी? इन सब विषयों के बारे में जो मुख्य भूगोलवेत्ता थे उसमें आता है नंबर 1 नाम डेविस का। डेविस, बुल्रिज और मार्गेन। इन भूगोलवेत्ताओं ने इस बारे में प्रमुख विचार रखे थे कि हमारी जो स्थल के विकास की संरचना कैसी होगी। अगर हम तीसरे की ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं, भू आकृतिक प्रक्रम। भू आकृति प्रक्रम स्थल रूपों पर विशेष छाप छोड़ते हैं। स्थल रूपों पर विशेष छाप छोड़ते हैं, इसका मतलब है विशेष छाप छोड़ते हैं। अगर मैं भू आकृतिक प्रक्रम यानी भू आकृतियों का जो क्रम पाया जाता है वो स्थल रूपों की विशेष छाप छोड़ती हैं, यानी कि उससे पता लगता है कि स्थल रूप कैसे हैं। जैसे अपना डेविस ने सिद्धांत दिया था कि किस सिद्धांत की कैसी चट्टानें होती हैं और किस तरह का क्रम चलता है। जैसे अगर पवन है जिसमें जो मुख्य रूप से काम आता है उसमें जैसे पवन, नदी, हिमानी, कास्ट और मुख्य रूप से जो जल नदी आ गया, नदी यानी कि इनसे द्वारा जो आकृतियां बनती हैं वो भी अलग अलग अवस्थाओं में होती हैं। जैसे डेविस ने अपना सिद्धांत दिया था उसमें बताया था कि हर एक की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जहाँ नदी हो और पहाड़। उन्होंने 2 का उदाहरण दिया था। तो इस आधार पर जो आकृतियां बनाती हैं ये सब स्थलाकृतियां, उनकी कौन सी अवस्था है ये मालूम होता है। और अगर हम बात करें तो ये प्रक्रम जो होता है यानी ये प्रक्रम जो है वो किस पर निर्भर करता है कि जो प्रक्रम जो है मुख्य रूप से स्थल के आधार पर निर्धारित होता है। प्रक्रम स्थल के आधार पर निर्धारित क्यों होता है कि अगर प्रक्रम पर स्थल कैसा है यानी हमारे प्रक्रम में यानी क्रम में कौन सी चीजें आती हैं। जैसे 2 हमारे पृथ्वी पर जो बल काम करता है इसमें बहिर्जात बल है, बहिर्जात बल। दूसरा जो काम करता है वो अंतर्जात बल। ये टॉपिक सारे अभी आगे जाके आएंगे। और तीसरा जो बल काम करता है वो पृथ्वीयोत्तर बल। ये दोनों टॉपिक तो नेट में भी आते हैं, ठीक है। अंतर्बल में क्या आता है वो अभी अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। अब बहिर्जात बल में क्या आता है कि जो बाहरी संरचनाएं, जैसे मैंने बताया था पवन, नदी, हिमानी, यानी जैसे हम बोलें जल, वायु, काष्ठ, हिमानी और परिहिमानी, ये जो है जब आगे बढ़ती हैं तो अपने आकार स्थल रूप की संरचना में परिवर्तन करती हुई चलती हैं। और जो क्रम परिक्रम मिलता है वो किस आधार पर मिलता है, उन पर कितने मात्रा में बल है, तो उस आधार पर इसका निर्धारण होता है। और अगर हम बात करें तो ये जो बल है बहिर्जात बल के अंदर क्या आता है कि बाहरी बल, ठीक है। अंतर्जात में आता है आंतरिक बल। आंतरिक बल में आता है पटल विरूपण, यानी जो पूरी तरह से पटल यानी संरचना में चेंजेस कर देते हैं, वो चीज़ें सब इसमें आती हैं पटल विरूपण, जिसमें मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें आकस्मिक होती हैं। आकस्मिक होती हैं यानी कि जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जो नए नियम की, वो आता है हमारा चट्टान का भूगर्भिक इतिहास। चौथा है चट्टान का, चलो बात
चट्टान का भूगर्भिक इतिहास। अगर हम चट्टान के भूगर्भिक इतिहास की बात करें तो इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो हैं वुलरिज मॉर्गन। वुलरिज मॉर्गन इन भूगोलवेत्ता ने इसके बारे में प्रमुख विचार रखे थे। और इसमें अगर हम बात करें तो जीवाश्म जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो जो है जीवाश्म और सब चीज़ें भूगर्भिक इतिहास में जो निर्धारित करती हैं वो एक तो जीवाश्म यानी कि वहाँ पर कौन से जीव पाए जाते थे और उसका जो है वर्तमान स्वरूप में इतिहास के रूप में अध्ययन किया जाता है। इतिहास के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और अगर हम चट्टानों की जो मुख्य रूप से इसके लिए शब्द और बोला जाता है कि चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तथा वर्तमान दृश्य का आधार है। वर्तमान दृश्य का आधार है। अगर मैं इस बात को समझाना चाहूँ कि चट्टानें होती हैं, हम जैसे हमने पृथ्वी की आयु के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की आयु कैसे निर्धारित होती है? चट्टानों के आधार पर ही हमने निर्धारण किया है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, पर पृथ्वी पर किस किस तरह के युग आए, वो सब किस पे निर्भर करता है, किस तरह के जीवाश्म वहाँ पर रहे, किस समय कैसी संरचना थी, वो उस सब के आधार पर हम जो है अपने इतिहास को जानते हैं। और इसी के आधार पर हमारा जो वर्तमान है वो निर्भर करता है कि कैसी चट्टानें थी पहले, अब कैसी हैं, ये सब निर्धारण इसके द्वारा होता है। ठीक है। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं कि भू आकृतिक के विकास में सरलता की अपेक्षा जटिलता। अगर मैं सिंपल बात करूं तो भू आकृति के विकास में अगर हम बात करते हैं तो भू आकृति विकास में क्या है? मुख्य रूप से सरलता नहीं है, सरलता की अपेक्षा जटिलता। अब जटिलता क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर हम बात करें सरल भूआकृतिक विकास की तो भूआकृतिक विकास में बहुत अधिक जटिलताएं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनेक जो प्रक्रम हुए हैं, यानी एक कोई क्रम नहीं रहा, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस का हर एक जगह एक जैसे नियम लगे ये आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रियाशीलता बनी ही रहती है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो क्रियाशीलता हर जगह रहती है, स्थिरता आ जाएगी तो हम शून्य में पहुंच जाएंगे, तो उस शून्य के स्थान पर क्रियाशीलता अधिक बनी रहती है। इसके बारे में हारवर्ग महोदय ने एक अपने विचार रखे थे। हारवर्ग महोदय ने कहा था, जो 1952 में अपने विचार रखे थे कि स्थल रूपों को हम 5 वर्गों में रखते हैं। स्थल रूपों को हम 5 वर्गों में रखते हैं। मैंने ये टॉपिक क्यों पढ़ाया है इसके बारे में अभी मैं नेट में किस तरह के क्वेश्चन आए वो भी बताती हूँ। ठीक है, पहले ये पॉइंट पूरे कर लेते हैं। 5 वर्गों में रखते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है हमारा साधारण दृश्य भूमि। साधारण दृश्य भूमि। दूसरे नंबर पे आती है मिश्रित दृश्य भूमि। मिश्रित दृश्य भूमि। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एक चक्रीय दृश्य भूमि। चौथे नंबर पे आता है बहुचक्रीय दृश्य भूमि। और 5वें नंबर पे आता है अनाथता पुनर्जीवित दृश्य भूमि। सिंपल में लिखूं तो पुनर्जीवित
दृश्य भूमि। ठीक है, ये चीज़ें जो हमारी संरचनाओं में, साधारण दृश्य भूमि यानी जो सिंपल हमें दिखाई देती है वो इसके अंतर्गत आती है। मिश्रित दृश्य भूमि में इसमें हम 2-3 संरचनाओं का मिला हुआ रूप देखते हैं। ठीक है, एक चक्र में यानी एक ही चक्र में जिसका निर्माण होता है, बहुचक्र यानी बहुत से चक्रों में निर्माण होता है। आगे पॉइंट आएगा और अच्छे से क्लियर करूंगी। और नेक्स्ट आता है पुनर्जीवित यानी कि जिसका निर्माण में पहले नष्ट हो चुका हो फिर दोबारा से निर्माण हुआ हो। अगर मैं बात करूं, एक चक्र में एक ही क्रम बताया था मैंने, यानी एक ही क्रम चलता है और वो चलता जाए और लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं। पुनर्जीवित का सबसे अच्छा उदाहरण अरावली आता है। अरावली 2-3 बार जीवित हुई है, यानी कि पहले सबसे प्राचीन चट्टानों में गिनी जाती है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो विकास का क्रम है वो बहुत तीव्र हो गया है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए अगले पॉइंटों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आए तो आप औरों को भी शेयर करें। थैंक यू।